नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भाग 8 में रासो साहित्य के बारे में। तो रासो साहित्य जो अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसमें हमारी हिंदी अगर इकाई 5 में भी है, इसमें काफ़ी सारे ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद इसके बारे में लिखा है कि जो इसका एक प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच कुछ मतभेद रहा है, वो क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा है। तो वीर गाथा काल में रासो साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे। तो जो रासो काव्य जो थे वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ वीर गाथा परक थे। तो जो जैन रासो काव्य हैं वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान, उसमें धार्मिक जो भाव है, धार्मिक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन जो रासो ग्रंथ हैं, जो अन्य रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो वीर गाथा परक हैं। तो जैन रासो जो धार्मिक दृष्टि से प्रधान होंगे और जो अन्य जो रासो ग्रंथ हैं वो वीर गाथा परक हैं। तो आज हम उन सभी को देखेंगे कौन किसकी क्या विषय वस्तु है और क्या महत्व है। तो रासो ग्रंथ की जो विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो काव्यों के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते हैं और रासो काव्य वीर रस प्रधान है। तो जो रासो काव्य है इसके रचयिता यहाँ पे गलत लिखा है, तो माफी चाहूंगी। तो रासो काव्य के जो रचयिता रहे हैं उन्होंने राजाओं के चरित्र का वर्णन किया है काफी, और इसमें वीर रस की इसमें प्रधानता रही है। तो रासो साहित्य मुख्यतः जो ग्रंथ हम अध्ययन करेंगे उसमें अगर जैन रासो काव्य की बात करेंगे तो उसमें धार्मिकता का भाव ज्यादा है, उसमें धार्मिक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। क्योंकि जो आगे बात करने वाले हैं इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है कि धार्मिक रास काव्य और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। तो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं जैन कवियों द्वारा, वो सभी जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म के जो महान व्यक्ति हुए हैं उनको नायक बनाया गया है उनमें सब में। तो मुख्यतः रासो काव्य जो थे उनमें वीर रस की प्रधानता मिलती है। तो रासो की व्युत्पत्ति अगर हम समझें तो रासो ग्रंथों के विषय में जानने से पूर्व हमें रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। इनको समझना आवश्यक हो जाता है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस ढंग से बताई गई है। तो इसमें सभी विद्वान जो हुए हैं उनका आपस में मतभेद रहा है। तो जैसे एक तरफ यहाँ पे विद्वान है और दूसरी तरफ किसने किस मूल शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी है, क्योंकि उनका मत था कि जो अधिकांश रासो जो ग्रंथ हैं वो राजसूय जो यज्ञों का उल्लेख मिलता है इसमें, तो इसलिए रासो की व्युत्पत्ति राजसूय से उन्होंने मानी है। लेकिन ये मत जो है वो तर्क संगत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसीलिए ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें राजसूय जो ये अनेक जो इसमें हमने चारण काव्य जो पढ़ा था, तो चारण काव्यों में राजसूय यज्ञ जो हैं उनका कहीं वर्णन ही नहीं मिलता। तो उन्होंने जिस प्रकार कहा है गारसा दत्तासी ने कि इसमें राजसूय यज्ञों का उल्लेख मिलता, तो उसके आधार पर सिर्फ इसको रासो शब्द की व्युत्पत्ति मान लेना तो ये एक तर्क संगत नहीं माना जा सकता। और उसके बाद बात करें हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसे राज यश नाम से शब्द से उत्पत्ति मानी है इसको, क्योंकि जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति अगर राज यश जो है इसका अर्थ होगा रहस्य, तो इससे मानी है, जो कि वास्तव में एक प्रासंगिक नहीं माना जाता। और वहीं पे नरोत्तम स्वामी की अगर बात करें तो उन्होंने रासो की व्युत्पत्ति रासक से मानी है, रसिक से मानी है। तो जो कि बाद में रसिक, राउस और रासो उन्होंने कुछ इस प्रकार से इसके वर्णन किया है, क्योंकि रसिक जो है वो राजस्थानी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है कथा काव्य। और चारण काव्यों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये मत उचित हो सकता है चारण काव्यों के संदर्भ में,
क्योंकि लेकिन अगर हम अपभ्रंश का भाषा में बात करें तो अपभ्रंश में जो रास और काव्य मिलते हैं उनके बारे में ये मत तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि ये मत उसमें अपभ्रंश के बारे में नहीं हो सकता है। अगर क्योंकि रासिक शब्द जो है इसका अर्थ ही है कथा काव्य, और कविराज श्यामल दास ने जो बताया है वो रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है, और काशी प्रसाद जायसवाल जी ने रहस्य शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी है। तो ये सभी जो विद्वान हुए हैं सभी ने अलग अलग शब्द से व्युत्पत्ति इनकी मानी है। और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है, यानी उन्होंने जो बीशल देव रासों में आई एक जो पंक्ति है उसको अपने मत के समर्थन में दिया है कि नाल रसायन आरंभई शारदा तूती ब्रह्म कुमारी। शमिता जी नेट जेआरएफ के लिए सबसे अच्छी बुक, तो सबसे अच्छी बुक जो पहले तो एक आपकी जो पीजी में जो बुक्स रही हैं टेक्स्ट बुक्स उनका अध्ययन करें, और उससे अलग अगर आपको बुक्स लेनी है तो हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है उससे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप पढ़ना चाहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है उसको बस पढ़ें, क्योंकि उससे काफ़ी प्रश्न भी आते हैं, काफ़ी कुछ उससे आपको जानकारी मिल जाती है। उसको एक तरह से पढ़ लें, एक दो बार अगर पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नीलम जी गुड इवनिंग। तो हिंदी साहित्य एवं भाषा का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है वो मूलतः उस पर ही आधारित है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। अगर आप सिर्फ याद करने की दृष्टि से देखेंगे तो हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास ले सकते हैं, लेकिन अगर जानकारी अच्छे से चाहिए है तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक पढ़े। और उससे अलग बाकी और भी अपनी जो पीजी की बुक्स है मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीजी में सभी को, जैसे आपने एमए किया होगा तो उसमें जो बुक्स आई हैं उसमें पूरा सिलेबस वही एकदम स्टार्टिंग से ही उसमें लिया गया है। सभी बुक्स जो होंगी तो पूरा सिलेबस उनमें कवर हो जाता है। तो अगर हम उनमें अगर टेक्स्ट बुक्स नहीं ली हैं तो उनको लेकर पढ़े पहले, तो उसमें डिटेल में रहता है सारी बुक्स, जो छोटी छोटी बुक्स रहती है तो उसमें सारा को टेक्स्ट बुक्स में आपको जानकारी मिल जाती है। तो अब बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपने मत में जो पंक्ति दी थी कि नाल रसायन आरंभई शारदा तूती ब्रह्म कुमारी, तो ये मत जो है इसे भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने रसायन शब्द से और एक बीसल देव रासों में प्रयुक्त शब्द की बात को ही देखकर उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि बीसल देव रासों की पंक्ति से ही इसको ही आधार बना लिया गया, लेकिन इसे तर्क संगत नहीं मान सकते। और इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इसे व्युत्पत्ति मानी है रास शब्द से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने राशक शब्द से उत्पत्ति मानी है रासक, और फिर उसके बाद रासय, और उसके बाद रासा, और फिर रासो। तो उनके अनुसार क्या था कि रासक छंद भी है और एक प्रकार का चरित काव्य भी है। तो अपभ्रंश की जो 29 मात्राओं का जो रास या रासा शब्द नामक छंद प्रयुक्त होता था उस समय, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यही मत था। क्या हेमलता मैम आपने क्या बोला, से मिस हो गया। तो यही माना गया है कि जो उस समय जो रचनाएं थी उस समय उनमें राशक या रासा छंद की प्रधानता मिलती थी उन सभी रचनाओं में। तो पहले केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में वीर रस प्रधान कविताएं लिखी गई हैं वो सभी इसी छंद में लिखी जाने लगी हैं, और इसीलिए रासों की व्युत्पत्ति के संबंध में सबसे तर्क संगत मत यही होगा। और बात करें दशरथ शर्मा जी की, तो उन्होंने रासक शब्द से व्युत्पत्ति मानी है, और माता प्रसाद गुप्त जी ने रासक से मानी है, और गणपत चंद्र गुप्त जी ने रासक, रास, राश, और फिर उससे रासो शब्द बना है। तो उनका मानना ऐसा है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस विद्वान ने किस शब्द से व्युत्पत्ति मानी है। तो क्योंकि जैसे जो भी सारे मत हैं, तो जैसे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का ये निष्कर्ष निकला है कि रासो काव्य का जो अंतर छंद विविधता अथवा
गीत नृत्य परक रासों के आधार पर नहीं किया जा सकता। जैसे जैन रास ग्रंथ हैं और वीर गाथा परक रासो ग्रंथ हैं, दोनों में ही एक से अधिक प्रकार के छंद देखे गए हैं और रास व रासों में भी कोई अंतर नहीं है। तो इन सभी मतों के आधार पर अगर सबसे प्रमाणित मत माना जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाएगा, वो ही सबसे ज्यादा सटीक लगेगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस शब्द से भी उत्पत्ति मानी है इसका। और चंद्रवादाई का जो पृथ्वीराज रासों में दिया गया रासों की उत्पत्ति का प्रमाण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है, उसको ही तर्क दिया है उसी के आधार पर। तो ये सभी विद्वानों का अपना अपना एक अलग अलग मत रहा है। तो अब बात करें रासो काव्य परंपरा की, तो रासो काव्य परंपरा में डॉक्टर गणपत चंद्र जी ने इसे दो वर्गों में बांटा है, धार्मिक रास काव्य परंपरा एवं ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। तो इसमें इन्होंने दो इस प्रकार से बांटे हैं क्योंकि कुछ जो जैन कवि थे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें धार्मिक भाव की जो प्रधानता थी, धार्मिक प्रवृत्ति अधिक थी, और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा में उसमें वीर गाथा परक थे, तो उसमें वीर गाथा का भाव अधिक था, वीर रस की प्रधानता थी। तो देखते हैं धार्मिक रास काव्य परंपरा के जो ग्रंथ हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैन कवियों द्वारा अपभ्रंश भाषा में लिखे गए वे ग्रंथ जिनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र